कनकपुर नामक गांव में लखन अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। लखन बहुत ही भोला भाला था। वहीं इसके विपरीत उसकी पत्नी गौरी बहुत ही चतुर और चालाक थी। एक दिन की बात है, सुबह सुबह लखन अपने खेतों पर काम कर रहा था। तभी वहां पर उसका खेत पड़ोसी श्याम वहां आया और जब उसने लखन को खेत पर काम करते हुए देखा तो अपने मन में सोचने लगा, अरे रे, खेत पर तो आ गया हूँ, पर काम कैसे करूं? इतना सारा काम है और इतनी धूप भी। ऐसा करता हूँ, इस लखन से कहकर अपने खेत का भी काम करवा लेता हूँ। वैसे भी ये बड़ा सीधा साधा भोला है, मना तो करने वाला नहीं। यह कहकर श्याम लखन के पास गया और उससे बोला, अरे लखन भैया, राम राम। क्या कर रहे हो भाई? कुछ नहीं, बस खेत जोत रहा हूँ श्याम भैया। अरे तो बहुत अच्छी बात है लखन भैया। अच्छा ये बताओ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ भैया बताओ, क्या मदद करनी है? अच्छा सुनो, वो आज क्या है कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, ऊपर से पूरा शरीर दर्द कर रहा है, तो जरा तुम मेरे खेत को भी जोत दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे हाँ हाँ भैया, क्यों नहीं, इसमें मेहरबानी वाली क्या बात है। मैं पहले तुम्हारा खेत जोत देता हूँ। लखन भोला तो था ही, वो उसकी बातों में आ जाता है और अपने खेत को छोड़कर श्याम के खेत को जोतने लगा। दोपहर को जब गौरी खाना लेके खेतों पर आई तो वो काफी ज्यादा हैरान हुई और उसने भोला से कहा, अजी आप ये क्या कर रहे हैं? आप अपना खेत छोड़कर दूसरों का खेत क्यों जोत रहे हैं? गौरी को देखकर श्याम थोड़ा हड़बड़ा गया और उसने कहा, अरे भाभी, वो क्या है कि आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, इसीलिए लखन भाई थोड़ी मदद कर रहे हैं। तो कल जोत लेते, जब तबीयत सही हो जाती तुम्हारी। मेरे पति से खेत जुतवाने की क्या जरूरत थी? हमारा खेत कौन जोतेगा फिर? अरे आप तो बुरा मान गई भाभी जी, भैया ने कहा तो मैंने कहा। हाँ हाँ जो तो, भैया भी तो बड़े दिल वाले हैं ना। अच्छा, वो तो कल ये कहेंगे कि अपनी जमीन तेरे नाम कर दूं, तो तुम तो वो भी अपने नाम कर लोगे क्या? अरे नहीं 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 भाभी जी, आप तो बिना फालतू में बुरा मान रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ मुझे सब पता है, मेरे पति थोड़े सीधे और भोले हैं, तो तुम उनका फायदा उठा रहे हो। चलिए आप घर चलिए। आपको कितनी बार समझाया है, दूसरों की बातों में मत आया कीजिए, दूसरे हमेशा आपका फायदा उठाते हैं। अरे गौरी, उस बेचारे की तबीयत खराब थी, देखा नहीं था कैसे खांस रहा था, इसीलिए मैंने सोचा मदद कर देता हूँ, और उसने मुझे ये करने को बोला था। अरे वो तो एकदम हट्टा कट्टा है, उसकी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, वो बस नाटक कर रहा था तुमसे काम कराने के लिए। वो एक नंबर का आलसी है। आगे से आप ऐसे किसी की बातों में मत आ जाना, नहीं तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लखन अपनी पत्नी से काफी डरता था, जिस वजह से उसने अपनी पत्नी की बात मान ली। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसी गांव के जंगल में एक साधु तपस्या कर रहा था। साधु गहरी तपस्या में लीन था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई वर्षों से तपस्या कर रहे हों। उसी गांव में एक सेठ रहता था। वो बहुत लालची था, हमेशा गरीबों का धन खाता और उनसे ज्यादा ब्याज वसूल करता। गलत तरीके से पैसा कमाने में लगा रहता। बस किसी तरह मुझे इतना पैसा मिल जाए जिससे मैं आराम से बैठकर सुकून से जिंदगी भर खा सकूं। पता नहीं वो दिन कब आएगा जब मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। पैसा गिनते गिनते थकूंगा नहीं। हा हा हा। एक बार सेठ किसी काम से शहर की तरफ जा रहे थे। शहर जंगल के रास्ते से जाया जाता था। तभी उसकी नजर एक साधु पर पड़ी। साधु को देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ। वो साधु तपस्या में लीन था। अरे ये तो कोई साधु संत लग रहे हैं, पर ये जंगल में इस तरह से क्यों बैठे हैं? अरे लगता है ये तो तपस्या कर रहे हैं। इनके चेहरे का तेज देखकर तो लग रहा है बड़े ही ज्ञानी पुरुष मालूम होते हैं। और हाँ, मैंने सुना है साधु संतों को रहस्यमय खजाने के बारे में पता होता है। अगर किसी तरह इनसे बात हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, पर अगर मैं इन्हें तपस्या से जगाऊं और ये क्रोधित हो गए तो मुझे श्राप भी दे सकते हैं। सेठ काफी देर तक वहां पे साधु के जागने का इंतजार करता रहा, पर साधु नहीं उठा।
इस पर उसने अपने आप से कहा, ऐसा करता हूँ, शहर जाकर वापस आता हूँ। तब तक साधु महाराज शायद जाग जाएं। चलो भाई। इतना कहकर वो वहां से चला गया। अगले दिन जब वो वापस आया तो साधु अभी भी तपस्या में लीन था, जिसे देखकर सेठ थोड़ा हैरान हो गया। लो भाई, शहर से तो आ गए, पर ये तो अभी तक नहीं उठे। अरे प्रभु, आखिरकार इनको जगाऊं तो जगाऊं कैसे? ये तो बड़े ही ध्यान मग्न होकर बैठे हैं। सेठ को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो वहां से घर आ गया। मेरे पूर्वज कहा करते थे, साधुओं के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं, उन्हें बहुत सारे खजाने और जादुई रहस्यों के बारे में पता होता है। बस एक बार ये साधु महाराज जाग जाएं तो इनसे बात हो जाए। बस क्या करूं, किस प्रकार से साधु महाराज को जगाया जाए? सेठ इसी सोच में डूबा रहने लगा। वहीं दूसरी तरफ गौरी एक दिन शहर जा रही थी, क्योंकि घर का राशन खत्म हो गया। तभी उसे रास्ते में कमला मिले। कमला ने गौरी को देखा तो कहा, अरे गौरी बहन, कहाँ जा रही हो थैला लेकर? अरे वो बस बाजार जा रही हूँ, घर का राशन लेने। राशन खत्म हो गया है। अरे तो अपने पति से कह देती, वो ले आते। तुम क्यों जा रही हो अकेले? अरे उनसे तो मैं परेशान हो रखी हूँ। तुम्हें तो पता ही है, उनमें बिल्कुल भी बुद्धि नहीं है। ये समझ लो वो मूर्खी हैं। हाँ हाँ गौरी बहन, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि आखिर तुम अपने पति के साथ रह कैसे रही हो। अरे रहना तो पड़ेगा ही, वो मेरे पति हैं, भले ही कैसे भी हैं, पर वो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। ये सुनकर कमला काफी खुश हुई और बोली, वैसे कुछ भी कहो गौरी बहन, भगवान ने आपकी जोड़ी बहुत अच्छी बनाई है, क्योंकि भले ही आपके पति कैसे भी हो, पर आप बहुत ही चतुर हो। ये सुनकर गौरी मुस्कुराई और इसके बाद वो वहाँ से बाजार की तरफ चली गई। बाजार आने के बाद वो सब्जी के ठेले पर गई। अरे भैया, सब्जियाँ कैसे दी हैं? अरे भाभी, आप तो रोजाना आती हैं, आपको बताने की जरूरत है क्या? जो पसंद आए सो ले जाइए। आती तो रोजाना हूँ, पर तुम्हारे रोजाना भाव बदल जाते हैं, इसीलिए पूछ रही हूँ। आलू तो मेरे खेतों में ही हो जाते हैं। ये टमाटर कैसे दे रहे हो? अच्छा भाभी, टमाटर हैं सिर्फ 60 रुपए किलो, बहुत बढ़िया और ताजे हैं, आपके लिए ले जाइए। हाय राम, 60 रुपए किलो, तुम तो पूरी लूट मचा रखी है। मैं भी खेती करती हूँ, 30 रुपए किलो लगाओ। अरे नहीं भाभी जी, 30 रुपए किलो आपको कहीं नहीं मिलने वाली, ये तो बहुत ज्यादा कम है। कुछ कम नहीं है, मुझे सब पता है। 20 रुपए किलो लाके 60 में बेचते हो, तुम्हें तब भी 10 रुपए का फायदा ही करा रही हूँ। अरे भाभी जी, ठीक है, आप ले जाओ, पर चिल्लाओ मत, ऐसे कोई और सुन लेगा तो फिर मेरी ग्राहकी खराब हो जाएगी। ले जाओ ले जाओ। ये कहकर सब्जी वाले ने गौरी को टमाटर 30 रुपए में ही दे दिए। इसके बाद गौरी ने घर का और सामान भी लिया और घर लौट आई। घर आने पर उसने देखा लखन आ चुका था और खाना खा रहा था। उसे खाना खाता देख गौरी ने गुस्से में कहा, अजी आप ये क्या कर रहे हो? खाना कहाँ से खा रहे हैं? अरे भाग्यवान, वो रखा तो था थाली में, बस वही खा रहा हूँ। अरे वो तो कल का था, उसे तो मैं गाय को डालने जा रही थी। आपसे कितनी बार कहा है, बिना पूछे कोई भी काम मत किया करो। आपको ये खराब नहीं लगा? हाँ गौरी, लग तो रहा था, पर मैंने सोचा कि शायद मेरे नाक में से कुछ गड़बड़ होगी, इसीलिए मैंने खा लिया। हे भगवान, पता नहीं आप में कब बुद्धि आएगी। मैं तो आपसे परेशान हो चुकी हूँ। रुकिए, मैं अभी आपके लिए ताजा खाना बनाती हूँ। ये कहकर गौरी ताजा भोजन बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सेठ रोजाना जंगल जाकर साधु को देखा करता था, पर साधु अभी तक तपस्या में लगे थे, जिससे सेठ अब काफी परेशान हो चुका था और उसने अपने आप से कहा, अरे अब करूं तो करूं क्या? अब मुझे साधु की तपस्या किसी न किसी तरह से भंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे इनसे खजाने का रहस्य जानना है। बस एक बार अगर इनसे बात हो जाए तो मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। अरे अब करूं तो करूं क्या? अब मुझे साधु की तपस्या किसी न किसी तरह से भंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे इनसे खजाने का रहस्य जानना है।
बस एक बार अगर इनसे बात हो जाए तो मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहकर सेठ काफी ज्यादा खुश हुआ और फिर घर आ गया। घर आने पर वो इसी बारे में सोचने लगा कि साधु की तपस्या कैसे भंग की जाए। हाँ, अब ये सोचना है कि आखिर उस साधु की तपस्या भंग करने के लिए किसको भेजा जाए। अब मुझे नहीं लगता कि इस काम में कोई मेरा साथ देगा। क्या करूं? सेठ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो गांव में घूमने के लिए निकल गया। दूसरी तरफ लखन अपने खेतों पर काम कर रहा था। तभी सेठ की नजर लखन पर पड़ी और उसने अपने आप से कहा, अरे हाँ, मैं तो लखन के बारे में भूल ही गया था। मेरे काम में यही मदद कर सकता है। मुझे इसी को मनाना पड़ेगा। अभी उसके पास जाता हूँ। ये कहकर सेठ लखन के पास गया। सेठ को देखकर लखन काफी खुश हुआ और बोला, अरे राम राम सेठ जी। राम राम। आज मेरे खेत में कैसे आना हुआ? कोई बात है क्या? अरे कुछ नहीं लखन, बस ऐसे ही घूमने आया था। तुमको देखा तो सोचा तुमसे बातें कर लूं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए फिर सेठ जी बातें करते हैं। और बताइए कैसे हैं आप? अरे लखन, तुम भी ना एक नंबर के भोले हो। अरे मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है भाई। अच्छा ये बताओ, क्या तुम मेरे घर पर आकर मिल सकते हो? ये सुनकर लखन थोड़ा हैरान हुआ और उसने कहा, बात करने के लिए घर पे आने की क्या जरूरत है? जो कहना है आप यहीं बता दीजिए। अरे नहीं भाई नहीं, वो कुछ खास बात है तो घर पर आराम से बैठ के चाय पीते पीते बात होगी ना। ऐसे थोड़ी ना कहीं भी बात हो जाएगी। अच्छा, चाय पी के बात करनी है तो ठीक है, शाम को आता हूँ मालिक। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। अपनी पत्नी को इस बारे में कुछ मत बताना है, ठीक है ना? ये सुनकर लखन थोड़ा हैरान हुआ कि आखिर सेठ गौरी को बताने से मना क्यों कर रहा है, और उसने कहा, हाँ ठीक सेठ जी, नहीं बताऊंगा। इसके बाद सेठ वहां से चला गया। शाम को लखन सेठ के घर पर गया और बोला, नमस्ते सेठ जी, लो मैं आ गया। बोलिए क्या जरूरी बात है? आओ आओ लखन, पर तुमने किसी को बताया तो नहीं ना कि तुम मेरे पास आए हो? अरे नहीं सेठ जी, मैंने किसी को नहीं बताया। अब आप हमको ये बताइए कि काम क्या था? अरे बात यह है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम करवाना है। मुझे पता है कि ये काम तुम ही कर सकते हो। तुमसे काबिल इस गांव में भला कोई है क्या? बताइए फिर, ऐसा क्या काम है जिसके लिए मैं इतना काबिल हूँ? तो सुनो, देखो बात यह है कि जंगल में एक बहुत बड़े साधु रहते हैं। तुम्हें बस किसी प्रकार से उन्हें जगाना है। अगर तुमने मेरा ये काम कर दिया तो पता है साधु खुश होकर तुम्हें खजाने के बारे में बताएंगे। ये सुनकर लखन बहुत ज्यादा खुश हो गया और उसने कहा, ये अब क्या कह रहे हैं? वो साधु मुझे खजाने के बारे में क्यों बताएंगे? अरे तुम्हें ही बताएंगे, तभी तो मैंने तुझको बुलाया है। उनके पास बहुत सारा खजाने का रहस्य छुपा है, पर उनकी नींद को कोई तोड़ ही नहीं पा रहा। अगर तुमने उनकी नींद को तोड़ दिया तो वो तुम्हें खजाने के बारे में बता देंगे। फिर उसके बाद तुम्हें खेत भी नहीं जोतना पड़ेगा। तुम्हारे पास भी बड़ा बंगला, बड़े बड़े लोग जो तुम्हारा काम करेंगे, नौकर चाकर, ऐशो आराम होगा। सोचो सोचो। ये सुनकर लखन बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और उसने कहा, बड़ा बंगला ठीक है, मैं उन साधु को नींद से अवश्य उठाऊंगा। आप तो ये बताइए कि मुझे जाना कब है और वो कहां पर है? तुम तो कल सुबह जंगल चले जाना। वहां पर एक साधु मिलेंगे, बस तुम्हें उन्हें जगाना है। और हाँ, ये बात किसी से मत बताना और अपनी पत्नी को मत बताना, ठीक है? समझ गए ना? हाँ, समझ गया। इस बारे में किसी को नहीं बताना है, समझ गया। ये कहकर लखन वहां से चला गया। अब तो लखन बहुत ज्यादा खुश था। लखन को इतना खुश देखकर उसकी पत्नी गौरी थोड़ी हैरान हुई और बोली, क्या हुआ, आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं? अरे नहीं, बस ऐसे ही। अब वो क्या है कि बता नहीं सकता। अरे बता भी दीजिए, आखिर ऐसा क्या हो गया जो आप इतने खुश नजर आ रहे हैं? अब बस इतना समझ लो कि हम लोग अमीर होने वाले हैं। ये सुनकर गौरी थोड़ी हैरान हुई कि आखिर लखन ऐसा क्या करने वाले हैं जो अमीर हो जाएंगे। पर हम लोग अमीर कैसे होंगे? अरे ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता, समझो ना।
गौरी ने लखन से काफी पूछा, पर लखन ने नहीं बताया, जिस पर गौरी ने अपने आप से कहा, लगता है ये इस तरह नहीं बताने वाले, मुझे कुछ दूसरा उपाय ढूंढना पड़ेगा। अगली सुबह लखन गौरी को बिना बताए ही वहां से चला गया। गौरी ने जब देखा तो लखन घर पर नहीं था, जिस पर वो थोड़ी हैरान हुई। अरे ये कहाँ चले गए? ये तो मुझे बताकर जाया करते थे। लगता है खेतों पर ही गए होंगे। ये कहकर वो उसे देखने के लिए खेतों पर आई, पर खेत में उसे लखन नहीं मिला, जिस पर वो और हैरान हुई। अरे ये तो खेतों पर भी नहीं है, फिर आखिर कहाँ चले गए? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तभी गौरी को कल रात की बात याद आई और उसने कहा, कहीं ये... हे भगवान, आखिर इनके दिमाग में क्या चल रहा है और किसने इनके दिमाग में ये सब भर दिया? मुझे जल्दी पता लगाना पड़ेगा, मेरे पति कहाँ हैं? कहीं ये किसी मुसीबत में ना फंस जाए। ये कहकर उसने गांव में एक दो लोगों से पूछा। तभी शाम ने बताया कि उसने उसको जंगल की तरफ जाते देखा। ये सुनकर गौरी ने कहा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है वे जंगल में ही गए हैं? हाँ हाँ भाभी, मैंने उन्हें सुबह जाते देखा। कह रहे थे कि कुछ जरूरी काम है, पर क्या काम है ये बताया नहीं मुझे। ये सुनकर गौरी और ज्यादा परेशान हो गई और वो भी जंगल की तरफ चली गई, जिस पर शाम थोड़ा हैरान हुआ। अरे अरे, पर सेठ जी ने तो कहा था कि अगर मैं आपको जगाऊंगा तो आप मुझे खजाने के बारे में बताएंगे। ये सुनकर गौरी भी काफी ज्यादा घबरा गई और बोली, इसका मतलब आपको यहाँ पर सेठ ने भेजा था? हाँ 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 गौरी, उन्होंने ही कहा था कि अगर मैं साधु महाराज को जगाऊंगा तो वो मुझे खजाने के बारे में बताएंगे। तभी तो मैं कल बहुत खुश था। ओहो, तो इसका मतलब तू यहाँ खजाने के लालच में आया था। अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। हे साधु महात्मा, मेरे पति को माफ कर दीजिए। इन्होंने अनजाने में ये सब किया है, जबकि ये सब तो इनसे किसी और ने करवाया है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि तेरे पति ने मेरे 10 वर्षों की तपस्या भंग कर दी। इसकी तो सजा इसे मिलेगी। हाँ हाँ, मुझे पता है, तपस्या तो इन्होंने ही भंग की है, पर इसके पीछे किसी और का हाथ है और मैं आपको आपके असली दोषी तक पहुंचाऊंगी। ये सुनकर साधु थोड़ा सोच में पड़ गया और उसने कहा, ठीक है, मुझे असली दोषी तक पहुंचाओ जिसने मेरी तपस्या भंग करवाई है, वरना मैं तेरे ही पति को श्राप दूंगा। ये सुनकर गौरी और लखन वहां से चले गए। ये देखकर सेठ साधु के पास आ गया। वहीं लखन और गौरी भी उसके पीछे पीछे चले पड़े। सेठ जंगल में आने के बाद सीधा साधु के पास गया और गुस्से से बोला, अरे ये क्या किया आपने साधु महाराज? आपने उस मूर्ख भोले भाले को खजाने के बारे में क्यों बता दिया? अरे क्या आपको पता नहीं कि वो कितना बड़ा मूर्ख है? ये तुम किसकी बात कर रहे हो? और भला मैंने किसे खजाने के बारे में बताया? अरे उसी को जो आपको जगाने के लिए आया था। भूल गए क्या उसे? उसे मैंने ही भेजा था आपको जगाने के लिए, पर आपने उसे खजाने के बारे में बता दिया। ये क्या किया आपने? ये सुनकर साधु काफी ज्यादा हैरान हुआ और उसे समझ आया ये वही इंसान है जिसने उसकी तपस्या भंग करवाई है। ओह अच्छा, तो वो तुम ही हो जिसने हमारी तपस्या भंग कराई थी। और नहीं तो क्या, मेरी ही बुद्धि का कमाल था वो। मैंने ही उस आदमी को भेजा था जिससे आपकी तपस्या भंग हो सके और फिर मैं आपसे खजाने के बारे में पूछ सकूं, क्योंकि मैंने सुना है कि आप जैसे साधु महाराजों को ये खजानों के बारे में बड़ी जानकारी होती है। अरे लालची इंसान, तेरी इतनी हिम्मत जो तुमने मेरी 10 वर्षों की तपस्या भंग करवाई, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। साधु को इतना ज्यादा क्रोध में देखकर सेठ काफी ज्यादा डर गया। आप मुझ पर क्रोधित क्यों हो रहे हैं? और आपने उस लखन को खजाने के बारे में बता दिया और मुझ पर क्रोध दिखा रहे हैं, ये क्या बात हुई? अरे मूर्ख इंसान, मैंने किसी को खजाने के बारे में नहीं बताया और तू उसे मूर्ख कह रहा है। मूर्ख तो तू है, तू जो मेरे पास खुद चला आया लालच में आकर।
तुझे पता भी है तेरे ही तलाश में मैं था कि आखिरकार किसने मेरी तपस्या भंग की। ये सुनकर सेठ काफी ज्यादा डर जाता है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या चक्कर है। तभी वहाँ पे गौरी और लखन आ गए, जिन्हें देखकर सेठ ने कहा, साधु महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, पर मुझे श्राप मत दीजिए। मेरा एक परिवार है, अगर आपने मुझे श्राप दे दिया तो भला मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा। तुम्हें अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। इसी के साथ तुमने लखन का जो फायदा उठाना चाहा, इसीलिए तुम्हें उसका हर्जाना भी देना होगा। हाँ, मैं सब कुछ करूंगा। आपने मुझे माफ कर दिया, यही मेरे लिए काफी है। ये सुनकर गौरी भी काफी ज्यादा खुश हुई